सोशल मीडिया पे आप एक्टिव रहते हैं? रात के 11 बजे 12 बजे जब तक है ना मेरे हाथ में फ़ोन है, मैं सिर्फ सोशल मीडिया पे रहता हूँ। अच्छा, आप ब्रांडिंग को कितना इंपॉर्टेंस देते हैं? ज़रूरी है? ब्रांडिंग के बिना कोई भी काम है ना आपका किसी ऊंचाई तक नहीं पहुँच सकता है। मैं ब्रांडिंग को सबसे पहले मानता हूँ। बियॉन्ड द ब्लूप्रिंट्स के एक और खास एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनाली भदौरिया और आज मेरे साथ हैं वीवीआईपी ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट सेल्स एंड मार्केटिंग मिस्टर उमेश राठौर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हाय सोनाली, बड़ा अच्छा लगा आपने हमें इस पे बुलाया और थैंक यू सो मच। बस बताना चाहूँगा कि जैसे क्या चीज़ हमारी कैसे हुई है, तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सर आने के लिए। आपकी जर्नी मैंने देखी सर। आपने शुरुआत करी है बैंकिंग से, उसके बाद बैंकिंग से शुरुआत के बाद आप रियल एस्टेट में आए और रियल एस्टेट में छा गए। मतलब पिछले कई सालों से आप रियल एस्टेट में वाइस प्रेसिडेंट सेल्स एंड मार्केटिंग टॉप पोजीशन पे आज के टाइम में। ये पूछना चाहूँगी, बैंकिंग से रियल एस्टेट की जो जर्नी रही है, सफ़र रहा है, ये स्विच कैसे किया आपने? देखिए सोनाली, होता क्या है कि जब आप किसी करियर को स्टार्ट करते हैं तो मेरे लिए बड़ा स्ट्रगल किया हमने, रात दिन मेहनत की। बैंकिंग में एक सबसे बड़ी चीज़ होती है, आपको सीखने के लिए बहुत कुछ होता है। तो मैं आज आपके माध्यम से बोलना चाहूँगा कि मैं बैंकिंग का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिसने मुझे डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बताया। अगर आज एक साइन कर रहे हो किसी चीज़ पे तो उसकी वैल्यू क्या है, तो मैंने कहाँ से सीखा, वो बैंकिंग से सीखा। और जब एक टाइम ऐसा आ गया कि है ना सब कुछ सीख लिया, हालांकि सब कुछ सीखा तो कभी नहीं जाता है, हर दिन आपके लिए सीखने के लिए बहुत कुछ होता है, बट बैंकिंग को मैं यही कहूँगा बहुत कुछ सिखाया। फिर एक दिन अचानक से मुझे पास आया कि मैं किसी डेवलपर के पास गया, तो उनके पास प्रोजेक्ट थे। उन्होंने बोला कि हमारे प्रोजेक्ट अप्रूव करने हैं, प्रोजेक्ट बहुत हैं। तो जनरली हम तो बैंकिंग के बिहाफ पे गए थे, लेकिन उन्होंने बताया कि जी है ना आपको इतना काम है कि हमारे पास है ना आप इसे कर लो, और मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि आप सारे प्रोजेक्ट है ना ये बैंक से अप्रूव कराना, उसके बाद उनके कस्टमर को देखना, उनको सारी CRM को देखना। तो मुझे लगा कि ना नहीं, बैंकिंग जो है आपको सारा सिस्टमेटिक चलने वाला चीज़ है, जहाँ पे आपको पता है सारी चीज़ें, वाइट कॉलर जॉब होती है बैंकिंग की, और टाइम से आपकी सारी चीज़ें आती भी हैं। तो मैंने मना कर दिया। अच्छा। उसके बाद 2-4 दिन के बाद मुझे दोबारा फ़ोन आता है, मुझे फिर है ना किसी अच्छे रेस्टोरेंट में बिठाया जाता है। सेम जगह से? सेम जगह से। अच्छा। कह रहे एक बार और मिलना चाह रहे हैं। तो अब जिस लेवल के वो थे उन्होंने मुझे मौका दिया, फिर मैं उनकी बात भी नहीं टाल सकता था। और अच्छा नाम सारी चीज़ें हैं, मतलब मैं बताना चाहूँगी कि ना मेरा कैरियर ही है ना, पैरामाउंट की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा। तो उन्होंने बुलाया और उसके बाद है ना मैं गया, तो उन्होंने बताया कि जो ना बहुत चीज़ अभी है ना आगे रियल एस्टेट में बहुत कुछ फ्यूचर बढ़िया है। हाँ, मुझे भी लगता है कि है ना रियल एस्टेट एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे लोग घर ढूंढते हैं, और घर किसी के पास आना एक है ना दिल्ली NCR में बहुत बड़ा सपने से कम नहीं होता है, जहाँ लोग अपना सपना पूरा करते हैं आके। राइट। फिर उसके बाद मैंने घर पे डिस्कस किया, तो मैंने फाइनली सेकंड डे उनको जवाब दे दिया, सर मैं करूँगा। तो तब से मैंने अपना कैरियर जो स्टार्ट किया वो रियल एस्टेट में आ गया, लेकिन किया था मैंने बैंकिंग सेक्टर के लिए कि सारे प्रोजेक्ट आएंगे, उनके डॉक्यूमेंटेशन, उसके बाद उनको अप्रूव कराना, और जो कस्टमर को एक सुविधा देनी चाहिए कि आपको यहाँ बैठ के सारी सुविधाएं होम लोन की जो है आपके डेवलपर पे ही मिल जाएंगी। तो मैंने इस पर्पज़ से वहाँ पे फिर ज्वाइन कर लिया। उसके बाद क्या हुआ कि जब हम ये करते गए तो शायद उनको इतना काम बढ़िया लगा कि उन्होंने मुझे फिर सेल्स हेड बना दिया। मैंने उनसे बोला, मैंने सर नहीं, मैं फिर एक ही प्रोजेक्ट देख सकता हूँ, अभी मुझे सेल्स के बारे में बहुत ज़्यादा पता नहीं है। नहीं, कह रहा उमेश तुम कर सकते हो। तो फिर मुझे पास एक और अपॉर्चुनिटी आई, मैंने उसको दिन रात किया, बहुत सारे चैनल पार्टनर का सपोर्ट रहा उसमें। तो इस लाइफ में क्या होता है कि जब तक आपके पार्टनर्स अच्छे होते हैं तो आप हमेशा किसी भी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। तो मैं उन सारे चैनल पार्टनर्स को भी आप शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आपके माध्यम से, जिन्होंने मुझे हर टाइम सपोर्ट किया और आज इस लेवल पे पहुंचा दिया जहां मैं मतलब प्रॉपर तरीके से रियल एस्टेट की जो चीज़ होती है, सेल्स जिस तरीके से ना प्रोजेक्ट होते हैं, इस तरीके से आपके ना मतलब कस्टमर तक जाती है, वो उनको बता सकता हूँ। सर बैंकिंग और रियल एस्टेट में कितना फ़र्क उस टाइम पे आपको लगा? थोड़ा डिसीजन लेना टफ था, बट ये कि लाइफ में अगर आपको ना आगे बढ़ना है तो कुछ टफ डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो मैंने उस टाइम है ना वो लिया, और उसके बाद है ना शायद मुझे कुछ दिनों तक थोड़ा लगा कि शायद मैंने जो सेक्टर गलत सेक्टर में आ गया। अच्छा, ऐसा क्योंकि होता क्या है ना, मैंने अभी पहले ही बताया था, बैंकिंग में आपको ना चीज़ें जो है ना सारी स्मूथ होती हैं। आपके जो भी चीज़ें ना डेविएशन होती है या फिर आपको अप्रूवल्स होते हैं, वो सारे आपको पता है कि किसके पास कितने अप्रूवल्स हैं, आप किस कैटेगरी में आप काम कर सकते हैं।
आपको डे वन में पता है कि आपको ना पॉलिसी डिसाइड है, सब कुछ चीज़ें, तो आप है ना उसी कैटेगरी में कस्टमर को जवाब देना, अपने मार्केट में जवाब देना। क्योंकि जब सेल्स का मतलब क्या होता है, आपके पास उसका आंसर, तो आंसर जितना जल्दी आप दे दोगे तो आपकी सेल्स स्मूथ उतनी हो जाएगी। तो वहाँ आपके पास वो जवाब था। लेकिन फाइनली वो लिया। लेकिन उसके बाद मैं आज भी है ना वो ये मतलब बताना चाहूँगा कि बैंकिंग जो है वो एक अलग सेक्टर है जहाँ आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है, जहाँ आप है ना एक डॉक्यूमेंटेशन की वैल्यू समझते हैं। आपको बोला जाता होगा KYC दे दो। हाँ। तो KYC का मतलब क्या है कि आपकी हिस्ट्री है। हाँ। आपकी जुड़ी हुई आपकी हर चीज़, चाहे डेट ऑफ बर्थ हो जाए, चाहे आपका ID प्रूफ हो जाए, चाहे सिग्नेचर प्रूफ हो जाए, या आपका एड्रेस प्रूफ हो जाए, ये आपकी KYC के अकॉर्डिंग आती है, नाउ योर कस्टमर। तो ये मतलब होता है, ये सब बैंकिंग ने सिखाया। उसके बाद है ना आज मैं रियल इस्टेट में जब आया हूँ तो मैं जो भी काम करता हूँ उसी के माध्यम से काम करता हूँ। क्योंकि जब कस्टमर के साथ बैठता हूँ तो मुझे सबसे पहले ध्यान आता है कि मैं अपनी कंपनी के बारे में जहाँ काम कर रहा हूँ उसको सेफ लेके चलूँ। फिर आता है मेरे पास है ना जो कस्टमर है उसको सेफ लेके चलूँ। फिर आता है मेरे पास चैनल पार्टनर, उसको भी सेफ लेके चलूँ। तो जिस टाइम मैं डील करता हूँ कस्टमर के साथ तो उस टाइम मेरे पास है ना तीनों माइंड में चलते हैं कि मैं कस्टमर का भी जो उसको कमिटमेंट करी वो पूरी हो जाए, जो कंपनी कमिटमेंट वो पूरी हो जाए, देन उसके बाद जो चैनल पार्टनर को जो देना है उनका भी सेफ हो जाए। तो ये सब है ना मेरा बैंकिंग के थ्रू ही जाता है, जो मैं डॉक्यूमेंटेशन को अपने तरीके से सही से रख पाता हूँ। सर ये तो आपने डॉक्यूमेंटेशन की बात बताई कि बैंकिंग ने आपको क्या सिखाया जो आपके काम आया। बैंकिंग सेल्स और रियल एस्टेट सेल्स जी, इसको पिच करने में कितना डिफरेंस देखते हैं? देखो ये सब है ना जो होती है पिचिंग होती है आपकी मार्केट के ऊपर। जब आप है ना जब जिस तरीके से आप है ना जितने लोगों से जुड़ेंगे डेली, आपका मकसद ये होता है, मैं शुरू से मतलब करता आ रहा हूँ, मैं अपनी डायरी में डेली ना 10 नाम ऐड करता हूँ नए। आज भी करता हूँ कि मुझे हर 10 लोगों से और मिलना है। तो उससे क्या होता है, आपका नेटवर्क बढ़ता चला जाता है। आज मैं कहूँ कि मैं सारे लोगों को जानता हूँ, शायद मैं गलत बोलूँगा, लेकिन हाँ मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं अगले जो दिन आएंगे मैं वो अपने जो डायरी में 10 नाम और बढ़ाता चला जाऊंगा। उससे क्या होगा, मेरी नेटवर्क जो है बढ़ेगी, तो ऑटोमेटिक क्या है वो आगे तक जाएगी, और आगे तक जाने के बाद है मेरा नेटवर्क है ना उस तरीके से उस कस्टमर तक जा पाएगा जिस कस्टमर को मैं तलाश कर रहा हूँ। टारगेट ऑडियंस आप जी ऐसे तलाशते, तरीका है। यस सर आपने कई अलग अलग ब्रांड्स के साथ काम किया, आपने VVIP के साथ काम किया, आपने सिक्का, समृद्धि, पैरामाउंट, अलग अलग ब्रांड्स हैं बट है रियल एस्टेट के। सर कैसे आप देखते हैं कि सारे ब्रांड्स अलग हैं? देखो इसमें है ना क्या चीज़ होती है, टाइम के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें होती हैं, बट मैं कहूँगा कि ना सारे ब्रांड्स अच्छे होते हैं, सारे लोग ही काम बढ़िया करते हैं। बट ये कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ लोग है ना हम मार्केट के अकॉर्डिंग है ना अपना काम समझ नहीं पाते हैं। आज है ना कस्टमर क्या चाहता है, तो जिस दिन अगर हम ये चीज़ समझ जाते हैं कि ना कस्टमर को आज की डेट में ये डिमांड और ये कस्टमर को चाहिए, तो मुझे जो लगता है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें ये चीज़ आती है ब्रांड से वैल्यू ज़्यादा, कि कस्टमर की जो है ना सोल्यूशन जो है ना हम उसको सॉल्व करें। आज की डेट में मैं बात करूं तो आज है ना लग्जरी का टाइम चल रहा है, आज है ना बड़े घर का टाइम चल रहा है। आज है ना कह रहे हैं लोग है ना जब मैं घर में जाऊं तो घर से बाहर ना निकलूं, मुझे सारी सुविधाएं उस सोसाइटी के अंदर मिले जो मुझे मेरे बच्चों को और मुझे पर्सनली चाहिए। सर जैसे अपने लग्जरी कॉन्सेप्ट की बात करी, तो आपको क्या लगता है अफोर्डेबल वाला जो कॉन्सेप्ट है धीरे धीरे खत्म होता जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है, खत्म नहीं होगा। देखो क्या होता है ना, जब दिल्ली NCR में कोई बाहर से जॉब करने आता है तो उसका है ना एक लिमिटेड होती है कि है ना मेरी इतनी सैलरी है, मेरी वाइफ की इतनी सैलरी है, तो है ना वो पहले ये देखते हैं कि मुझे एक घर चाहिए। तो जहाँ उनको ये लगता है कि ना मुझे छोटे घर से मेरा काम चल जाएगा, तो उनको भी घर चाहिए। तो ये कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि अफोर्डेबल खत्म नहीं होगा, बट ये ज़रूर है कि ना थोड़ा सा उसमें चेंजेस आ गए, क्योंकि आज की डेट में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हो जाए या लैंड कॉस्ट हो जाए, ये सारी चीज़ें कहीं ना बढ़ी है, और ये आप तभी दे पाओगे जब आप उसके अकॉर्डिंग आप पैसा कस्टमर से ले पाओगे। तो आप वो टाइम नहीं है कि ना आज है ना कोई भी चीज़ है ना जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ही आपकी नहीं आएगी तो आप बनाओगे कैसे। तो अभी ये चीज़ हमें समझना पड़ेगा कि ना जो चीज़ पहले थी वो आज नहीं है, क्योंकि आज ना हर चीज़ बढ़ चुकी है। करेक्ट। सो जैसे अभी हम मार्केटिंग की भी बात कर रहे थे, मार्केटिंग का तरीका बहुत बदल गया। पहले एक टाइम था न्यूज़पेपर होता था, वर्ड ऑफ माउथ होता था, लेकिन आज के टाइम में हम लोग सब इंस्टाग्राम पे रहते हैं, डिजिटल मीडिया ज़्यादा देखते रहते हैं। आप लोग भी प्रॉपर स्विच हो चुके हैं या कहीं ना कहीं अभी भी ट्रेडिशनल वाली मार्केटिंग रहती है? नहीं, बिल्कुल है ना, आपको डे बाई डे आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। और जिस तरीके सोशल मीडिया मुझे लगता है थोड़ा सा टफ जरूर हुआ है, लेकिन उसमें ना कस्टमर के लिए बहुत बढ़िया हुआ है। कस्टमर के पास है ना घर बैठ के चॉइस मिल जाती है कि आज है ना आप किसी प्रोजेक्ट को विजिट करने से पहले आपके पास सारे आंसर आपके पास होते हैं। आप पहले से ही प्रिपेयर्ड होते हैं कि इस डेवलपर के जा रहे हैं तो इन्होंने पहले क्या काम किया है और अभी क्या कर रहे हैं, उसके बाद इनका फ्यूचर मतलब जो है क्या इनकी जो है ना विजन क्या है। तो वो कस्टमर सारी चीज़ हमारे पास लेके आता है कि है ना ये चीज़ है ना आपकी ये देखी हमने, ये हमने वहाँ से देखा। तो मैं ये समझता हूँ कि इस टाइम है ना सोशल मीडिया से उन लोगों के लिए बढ़िया हो गया है जो अच्छा काम करते हैं। तो सोशल मीडिया पे आप एक्टिव रहते हैं?
वो आप लोग ज़्यादा बताओगे, और चलो मैं अपनी तरफ से थोड़ा बताता हूँ। मेरा तो है ना इस टाइम ऐसा हो गया है कि मैं रात के 11 बजे 12 बजे जब तक है ना मेरे हाथ में फ़ोन है, मैं सिर्फ सोशल मीडिया पे रहता हूँ। अच्छा। और जब मैं उठता हूँ तो उसके बाद है ना सुबह मॉर्निंग में सबसे पहले मेरा फ़ोन खुलता है और फिर सोशल मीडिया पे स्टार्ट हो जाता हूँ। लेकिन हाँ, कभी कभी मुझे लगता है कि शायद है ना मेरे फैमिली के लिए मुझे परेशानी दे रहा है, लेकिन फैमिली से मैंने कमिटमेंट कर रखा है, जब तक मैं जॉब कर रहा हूँ तब तक मैं सोशल मीडिया के साथ हूँ, क्योंकि मेरा काम वहाँ से चलता है। हाँ, जिस दिन मुझे लगेगा कि मैं जॉब करनी बंद कर दी, मैं सबसे पहले सोशल मीडिया से दूर हो जाऊँगा, क्यों, बिकॉज है ना फैमिली का टाइम भी बहुत ज़रूरी है, फैमिली को टाइम देना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये जो आपने अच्छा क्वेश्चन किया, तो ये घर में कई बार होता रहता है तो ये जब कि सुनेंगी तो बहुत अच्छा लगेगा मैम को। डेफिनेट है। देखो ऐलान क्या कर दिया है जी, आपने। बिल्कुल डेफिनेटली मैंने उनको बता चुका हूँ कि सोशल मीडिया मेरा है ना जो काम है उसको दिखाती है, तो मैं इसलिए ना सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता हूँ कि मैं अपने काम को दिखा पाऊँ। राइट सर, इसका मतलब आप उस तरह के व्यक्ति हैं जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग, क्योंकि आपने बोला जैसे कि मैं रोज पेन कॉपी लेकर भी 10 नाम लिखता हूँ, तो आप उसको भी फॉलो करते हैं और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया को भी फॉलो करते हैं। मैं हर चीज़ फॉलो करता हूँ जो मेरे काम के लिए ना फ़ायदा है। हाँ। मैं इंटरव्यू भी करता हूँ आपके साथ, मैं सोशल मीडिया पे भी रहता हूँ। मैं आज भी है ना डायरी पे है ना नोट करता हूँ, और उसके बाद है ना अगर आप देखें तो मेरे है ना पुराने कोई एक बॉस होते थे, तो उनका एक पेन था ये, वही पेन यूज़ कर रहा हूँ, और है ना उसमें बड़ी अच्छी चीज़ रहती है। आज मेरे काम ये है, तो मुझे ये सारी चीज़ है यहाँ पे लिखनी है, उसके बाद है ना एक एक करके ना उनको आंसर दे के काम करना। शाम तक तब होगा जब मैं वो पूरे काम करके जाऊँगा। इस पेन में ऐसा क्या खास है सर? अब या तो लिखने में बढ़िया है, अब ये वाला पेन अगर आप देखें तो लिखने में बहुत बढ़िया आता है। मैं मतलब पार्कर भी यूज़ कर रहा हूँ, मैं क्रॉस के पेन भी यूज़ कर रहा हूँ, बट है ना लिखने के लिए जो फ्लो है वो मतलब मुझे लगता है ये बहुत बढ़िया पेन है। सर ये सब आजकल ब्रांडिंग के लिए, मार्केटिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है। अगर जैसे वीवीआईपी ग्रुप ही है, अगर हम बात करें तो पेन पर भी अपनी ब्रांडिंग लोग करते हैं। हम करते हैं ऑलरेडी। अगर आप देखोगे तो हमारे जो ऑफिस है वहाँ ऑलरेडी ज़्यादातर जो है ना हमारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड ना ब्रांडिंग हमने करी हुई है। बट कहीं आपका ना हाथ सेट होता है, ये हाथ सेट होने वाली बात है, तो मेरा हाथ सेट इस पे है। सब आप ब्रांडिंग को कितना इम्पोर्टेंस देते हैं, ज़रूरी है? देखो, ब्रांडिंग एक ऐसी चीज़ है, जब ब्रांडिंग के बिना आप है ना कोई भी काम है ना आपका किसी ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकता है। मैं ब्रांडिंग को सबसे पहले मानता हूं कि अगर आप ब्रांडिंग जितनी करेंगे उसी चीज़ को आपको वैल्यू मिलेगी, और उससे है ना आप अपने प्रोडक्ट को अच्छे लोगों तक पहुंचा पाएंगे। अगर ब्रांडिंग नहीं करेंगे तो हो सकता है आपको ब्रांडिंग से सेल तो हो जाएगी, लेकिन आपको जो पैसे चाहिए या जो प्राइस चाहिए या जो मार्केट से आपको कस्टमर चाहिए, जो लग्जरी जिसको चाहिए या जो आपके प्रोजेक्ट तक नहीं आ पाए, वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी। तो मैं इसमें सबसे पहले ब्रांडिंग को मानता हूँ कि ब्रांडिंग करनी चाहिए। ब्रांड वैल्यू खत्म हो जाती है कहीं ना कहीं। सर स्टोरी टेलिंग कितनी मायने रखती है सेल्स और मार्केटिंग दोनों में? कहानी सुनाना लोगों को। देखो, कहानी कुछ दिनों तक चलती है, लेकिन रियलिटी चलती है आपको डिलीवरी। अगर आप है ना जो आप जिसको कमिटमेंट कर रहे हो वो चीज़ आपको उसको टाइम से मिल रही है, तो वही आपकी ना स्टोरी बन जाती है, वही आपकी सक्सेस की कहानी बन जाती है, वही आपकी ना आगे फ्यूचर बन जाता है। ऐसा जो मुझे लगता है, और मुझे लगता है कि ना मुझे काम पे ध्यान देना चाहिए, डिलीवरी पे ध्यान देना चाहिए, कस्टमर के जो पॉइंट है उस पर ध्यान देना चाहिए, ताकि आपके जो आज की डेट में कस्टमर्स है वही हमारे ब्रांड एम्बेसडर होते हैं। वो हमारे को ये ना बताते हैं कि जो आज आप एक बुकिंग करते हैं उसके साथ 4 कस्टमर और पीछे खड़े हैं। तो मुझे है ना सबसे बेस्ट ये लगता है कि आप है ना अपने काम में लगे रहिए और उसको डिलीवरी पे ध्यान दीजिए। सर कई बार ऐसा होता है लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, कई बार ये क्वेश्चन मैंने देखा है, लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया, अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन वो रिटर्न उन्हें नहीं मिलता, इसके पीछे का रीज़न क्या है? ये सोनाली, आपने अच्छा क्वेश्चन बोला है। देखो, मैं जब कस्टमर के साथ बैठता हूँ तो मैं ये मानता हूँ कि ये इन्वेस्टमेंट कस्टमर की नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट जो है मेरी है। और मैं उस कस्टमर को है थैंक्स कहना चाहूँगा जो अपने पूरी कमाई, मतलब पूरी ज़िंदगी की कमाई, तो पूरे इन्वेस्टमेंट कहाँ लगा देता है? एक डेवलपर पे लगा देता है। उसका एक सपना होता है कि मैं अपने बच्चों के लिए कुछ ऐसा करूँ, और ये इंडियन कल्चर में है कि भाई है ना आज है ना वो गाड़ी नहीं लेता है, आज है ना वो अच्छी जगह खाना खाने नहीं जाता है, ये कहता है कि मैं बच्चों के लिए कुछ करूँ। ये सिर्फ इंडिया में है। और हम क्या करते हैं, कभी ना कभी उसकी इन्वेस्टमेंट को गलत तरीके से यूज़ कर लेते हैं, गलत तरीके से ना वो चीज़ें कर लेते हैं, जहाँ लैंड सही नहीं है या कुछ और चीज़ें नहीं है, लोकेशन नहीं है। तो मुझे ये कहना पड़ेगा कि है ना इस बार है ना कस्टमर को भी ये चीज़ सोचनी पड़ेगी, सबसे पहले वो लोकेशन देखें, डेवलपर को देखें, उसके बाद ना उसकी क्वालिटी को देखें, वो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें जहाँ आपकी तीनों चीज़ें सिक्योर्ड हैं। तो मुझे लगता है कि ना कभी भी उस कस्टमर को ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, क्योंकि ना अगर लोकेशन अच्छी है तो ऑटोमेटिक आप खुद भी रह सकते हो, उसमें ना लोग भी है ना वहाँ पे जा सकते हैं जो ऑलरेडी जहाँ जॉब करते हैं उनके नियर बाई है। दूसरा क्या है कि अगर आपने डेवलपर की है ना क्वालिटी देखी है तो उसका ऑलरेडी है ना पूरा फ्यूचर उसका भी लगा हुआ है। जैसे कस्टमर का एक फ्यूचर लगा होता है कि ना इन्वेस्टमेंट पे, उसी तरीके से एक डेवलपर का भी फ्यूचर लगा होता है एक ही प्रोजेक्ट पे। तो वो बहुत मैटर करता है कि आप किस डेवलपर के साथ जा रहे हो, ठीक है।
और उसकी लोकेशन क्या हो गई और उसकी क्वालिटी क्या है। क्वालिटी अच्छी होगी तो उसको रेट भी अच्छे मिल रहे होंगे, रेट अच्छे मिलेंगे तो उसके पास है ना जो पुराने कस्टमर्स हैं रेफरेंस भी आएंगे। तो ये मेरा मानना है कि इसमें सबसे पहले आपको ये चीज़ देखनी चाहिए। सर जैसे आपने एक बहुत सही बात बोली कि हमारे इंडिया में स्पेसिफिकली घर खरीदना एक बहुत बड़ा टास्क रहता है, सबको घर एक ज़रूर चाहिए कि जीवन भर की कमाई लगा के आदमी घर खरीदता है। लेकिन सर घर खरीदते समय एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो ध्यान में रखनी चाहिए वो क्या है? बताया भी आपको मैंने, जैसे सबसे पहले ना घर खरीदते टाइम है ना आपको बिल्डर की है ना क्रेडिबिलिटी जो है वो देखनी चाहिए कि बिल्डर जो काम किया है उसको देखना चाहिए। दूसरा लोकेशन देखनी चाहिए, ठीक है। तो लोकेशन अगर आपकी ना अच्छी है, सिलेक्ट की है, तो आपको ना उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हम सब लोग ही ना जब घर से निकलते हैं तो मुझे पता है कि ऑफिस से जा रहे हैं तो कितना टाइम लग रहा है। तो लोकेशन बहुत मैटर करती है। बिल्डर की रेपुटेशन क्या है, उन्होंने काम क्या किया है और अभी तक है ना उनकी डिलीवरी क्या है, तो ये बहुत मैटर करती है। सर सेल्स और मार्केटिंग दोनों साथ में चलते हैं। मार्केटिंग अगर अच्छी होगी तो सेल्स होगी, सेल्स नहीं होगी तो मार्केटिंग का कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसा है? देखो क्या ना, जिसके साथ मैं एक और चीज़ जोड़ूंगा कि ना सेल्स भी आपकी उतनी इंपॉर्टेंट है उतनी आपकी मार्केटिंग है। ये क्या ना इसके साथ ना आपको जोड़ूंगा कि ना काम भी उतना ही ज़रूरी है। अगर आप है ना जिस तरीके से काम कर रहे हैं, मान लो आज हम बैठे हैं किसी डेट पे और हमें पता है कि ना 2 महीने के बाद कुछ चीज़ हमें डिलीवर करनी है। अगर हमने 2 महीने के बाद वो डिलीवर कर दी तो आपकी मार्केटिंग आपकी इतनी बढ़िया हो जाएगी कि ना जो कस्टमर आपके पास आए हैं वही बता देंगे जी हाँ वहाँ BVIP हम गए थे और 2 महीने पहले ये था और आज की डेट में 2 महीने में ये काम हुआ है, बहुत ही बढ़िया काम करते हैं। तो आप है ना ये मार्केटिंग का ही टूल होता है कि आप है ना काम भी करते रहिए साथ साथ। जब आप कोई प्रोजेक्ट लेकर आते हैं उसको अपने पिछले प्रोजेक्ट से अलग दिखाने के लिए सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी क्या होती है? देखो है ना ये मार्केट का वो है, जब भी आप कोई नया प्रोजेक्ट लेके आएंगे कुछ ना कुछ तो आपको अलग देना पड़ेगा। आपने देखा होगा मैंने अभी जितने प्रोजेक्ट थे हमारे BVIP के वो हमने सारे प्रोजेक्ट ऑलरेडी लगभग 2022 और 23 में हैंडओवर कर दिए। वो हमारी सब कोविड के पहले के प्रोजेक्ट थे। तो उसके बाद हम कुछ नया सर्च कर रहे थे तो हम उसके बाद ना ये प्रोजेक्ट लेके आए। 9 अगस्त 2023 में हमारा डेरा आया था BVIP नमा, जो प्रोजेक्ट का नाम है BVIP नमा। उस प्रोजेक्ट में हम नया कुछ लेके आए। दिल्ली NCR में पहली बार ऐसा कंसेप्ट आया था जिसमें झरोका दिया था। अच्छा। तो हम भी जब मैंने स्टार्ट किया तो हमें पता था कि ना झरोका एक है तो चीज़ अलग, लेकिन लेके आएंगे। हमारे आर्किटेक्ट साहब ने बोला कि जी ना एक अलग चीज़ लेके आते हैं। और आज की डेट में आपको बता दूं 2 साल से कम टाइम में उसको हम डिलीवर करने जा रहे हैं। दिल्ली NCR का पहला ऐसा प्रोजेक्ट होगा जो 2 साल के अंदर है ना हैंडओवर होने जा रहा है। BVIP नवा, जिसमें हमने झरोका दिया। उसके बाद छत को बड़ा प्यारा बनाया हुआ है जहाँ पे टेरेस एरिया को अगर वहाँ पे वॉक कर सकते हैं, जहाँ पे हमने वाटर बॉडी दी है, जहाँ पे डोम दी है, जहाँ पे सिटिंग एरिया कैफेट एरिया दिया हुआ है। तो ये कुछ है ना नया कंसेप्ट लाना पड़ता है जो मार्केट से कुछ अलग हटके है। ये अगर आप लेके आते हैं उसको पहले से अच्छे से मार्केटिंग कर पाते हैं, अच्छे से कस्टमर को दिखा पाते हैं, अच्छे से आप अन्य चीज़ें होती है जिसके पास आज हमारे बहुत सारे टूल्स होते हैं। उस प्रोजेक्ट को इतना लोगों ने पसंद किया, जिसका बजट था वो उस टाइम वो लेके गया। अगर जिसका बजट नहीं था तो एक अलग बात है, हमने कोशिश करी उनके लिए पेमेंट प्लान कुछ स्पेशल लेके आए करें, लेकिन जिसने लिया वो है ना मतलब आज की डेट में ऐसे मान लीजिए ना अपने प्रोजेक्ट को देख के, कंस्ट्रक्शन को देख के और जो हमने दिखाया था वो सारी चीज़ें बड़ी खुश हैं। कस्टमर की खुशी बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। यस यही चीज़ अगर मैं बात करूं जैसे ना BVIP नमा में हम कुछ कंसेप्ट लेके आए थे। अभी हम लेके आए BVIP एड्रेसेस, आपने नाम सुना होगा। एड्रेसेस अभी हम ज़बरदस्त उसको है ना प्रमोट भी कर रहे हैं, मीडिया भी कर रहे हैं, जैसे आपने बताया कितना ज़रूरी है। तो आपके माध्यम से लगातार आप देख रहे हैं कि हम न्यूज़पेपर में भी दे रहे हैं, FM पे भी दे रहे हैं, उसके बाद हम सोशल मीडिया पे भी एक्टिव हैं। तो ये क्या है कि अब हमने सारा चीज़ें तो कर दी लेकिन आपके लिए दिखाने के लिए कुछ नहीं है। आज अभी आपने देखा नहीं है, लेकिन मैं आपको ना ये चैलेंज कर रहा हूँ कि जो चीज़ हमने अभी दिखाने के लिए वहाँ तैयार कर दी है, लोग वो चीज़ सोच भी नहीं पाते हैं। और उसका एक्सपीरियंस सेंटर हमने बना दिया है जहाँ पूरा सैंपल फ्लैट बनाया है। उसके बाद है पूरा मार्केटिंग ऑफिस बनाया हुआ है। उसके बाद है ना हमने क्रिकेट ग्राउंड बना दिया है जिसको बॉक्स क्रिकेट कहते हैं, जहाँ लोग है ना सैटरडे संडे अपने मतलब कुछ कॉर्पोरेट वाले हैं ना मंडे टू फ्राइडे भी खेलते हैं। तो इस तरीके से हमने वो एक्सपीरियंस वहाँ पे दिया है जहाँ जैसे आप गेट से अंदर आएंगे सबसे पहले आपको है ना वहाँ पे हमने टॉय ट्रेन चलाई है। अच्छा। वो टॉय ट्रेन आपको है ना आपके ड्रॉप अप जहाँ पूरा स्टेडियम को सराउंडिंग में चलते हुए सीधा ड्रॉप अप पे जाएगी, हम ऑफिस में एंटर करेंगे। देन इसके बाद है ना हम ऑफिस पहुँचेंगे तो आपको एक लगेगा वाव, जहाँ हमने पूरा एक्सपीरियंस सेंटर बनाया, जहाँ लाउंज बनाया, जहाँ पे हमने बहुत अच्छे सेफ वगैरह रखे हुए हैं, मतलब हॉस्पिटल का बहुत ध्यान दिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना हमने वहाँ पे पहले ही कर दी, जब हमें न्यूज़पेपर या कहीं पे भी जाने से पहले कि कस्टमर आए वो अपने एक्सपीरियंस ले। तो ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं। आपके पास दिखाने के लिए बहुत कुछ होना चाहिए,
मार्केटिंग भी होनी चाहिए और उसके बाद सेल्स भी होनी चाहिए। तो मुझे नहीं लगता है कि आज की डेट में इसका बजट है तो वीवीआईपी एड्रेस नहीं लेगा। सर ये कहाँ पर, आप इसका एड्रेस एक बार बता दीजिए। ये हमारा पड़ता है वीवीआईपी एड्रेस सेक्टर 12 ग्रेटर नोएडा वेस्ट में। इसमें हमारे जो साइज स्टार्ट होते हैं वो हमारे 2955, उसके बाद दूसरा साइज आता है हमारा 3600, तीसरा साइज हमारा 4545 का, जिसका हमने ऑलरेडी सैंपल फ्लैट भी बना दिया है। और सैंपल फ्लैट के अंदर भी जो चीज़ हम लगा रहे हैं वो सारी चीज़ हमने उसमें दिखाने की कोशिश करी है कि ये चीज़ हम आपको देंगे। जैसे सबसे पहले आती है, वहाँ पे हमने दिया है डबल डोर। पहला जो है ना डबल डोर है, जहाँ आपने फील किया होगा बहुत सारे लोग हैं ना अपार्टमेंट में नहीं देते, अपने घर बनाते हैं उसमें देते हैं। तो जैसे ही आप डबल डोर से आप घर में एंटर करते हैं तो आपको है ना वो 9 फीट के दरवाजे हैं, तो आपको ग्रैंड एंट्री देते हैं। फिर उसके बाद है ना हमने इटालियन मार्बल दिया है, जहाँ ड्राइंग, डाइनिंग, किचन, उसके बाद पाउडर रूम, मास्टर बेडरूम, मास्टर टॉयलेट की वॉल तक हमने इटालियन मार्बल दिया है, जो लोग नहीं देते हैं। तो ये चीज़ आपको एक्सपीरियंस कहाँ मिलेगा? आपको वीवीआईपी एड्रेस में। हमने इसमें ना बालकनी का एरिया बहुत बढ़िया दिया है। बालकनी हम उसे नहीं कहते हैं, हम उसे बोलते हैं डेक एरिया। डेक एरिया में क्या है कि आप है ना सोफ़ा डाल सकते हैं, आप पार्टी कर सकते हैं। हमारे नॉर्थ में होता क्या है, यहाँ गर्मी पड़ती है, सर्दी भी पड़ती है और बारिश भी अच्छी होती है। तो अगर हमें सबसे ज़्यादा अगर वेदर का मज़े लेने हैं या वेदर के साथ चलना चाहते हैं तो आपको डेक एरिया में यूज़ कर सकते हैं। डेक एरिया में भी अगर आप बात करें, उसमें मैं स्लाइडिंग फोल्डिंग लगाई हुई है। जब आपका जो बालकनी एरिया है लगभग आपका 28x10, मैं थोड़ा अप्रॉक्स बता रहा हूँ, तो जब आप उसको एरिया को अगर आप खोलेंगे तो वो एक तरफ हो जाएगी, तो स्लाइडिंग फोल्डिंग से आपको ना पूरा घर आपका ओपन मिलेगा। जहाँ ड्राइंग डाइनिंग से आपके डेक एरिया पूरा एक साथ आप उसमें बैठ सकते हैं, घूम सकते हैं, टहल सकते हैं, आप पार्टी कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर मैं बताऊँ तो सोनाली, आप अपने बर्थडे की पार्टी 50 लोगों की अपने घर में कर सकते हैं। क्या बात है सर, मेरा विजिट करने का मन कर गया। बिल्कुल जी, ना आप आइए, आप मोस्ट वेलकम है और आप उसका एक्सपीरियंस लीजिए। जी, एक्सपीरियंस सर ये वही हो गया ना, वर्ड ऑफ माउथ, एक तरह से टच एंड फील फैक्टर है। यस, आप एक बार देखिए, समझिए, ना पसंद आए तो कहिए। हाँ, तो ये है ना, मतलब आपने तो ये कहते हैं कि आप घर लें न लें, लेकिन आप उसका एक्सपीरियंस लें। और मेरी गारंटी है, जब आप देखेंगे तो अपने पेरेंट्स से जरूर कहेंगे कि ना मुझे वीवीआईपी एड्रेसेस में ही रहना है। करेक्ट सर। अभी थोड़ी देर पहले आपने कोविड की बात करी थी, सेल्स में कितना फर्क देखते हैं? कोविड के बाद से ना सेल्स में फ़र्क तो मैं कहता हूँ नहीं देखते, लेकिन हाँ, कोविड ने बहुत कुछ सिखा दिया कि आप है ना फैमिली से जुड़े रहिए, फैमिली के साथ खड़े रहिए। आपके ना अगर कोई साथ खड़ा है तो आपकी फैमिली खड़ी है। और इसके लिए क्या है कि कोविड के बाद से ना घर की डिमांड और बढ़ गई है। जहाँ आपको ना पहले छोटे घर की डिमांड थी, आज है ना बड़े घर की डिमांड हो गई है। जहाँ वर्क फ्रॉम होम होता है, जहाँ बच्चे को एक सेपरेट अपना घर चाहिए, मतलब अपना रूम चाहिए, जहाँ आपको है ना अपने लिए अपने सेपरेट चाहिए। तो कहीं ना कहीं है ना आफ्टर कोविड आपके है ना घर की डिमांड और बढ़ गई है। आपके हिसाब से सर सेल्स के लिए, लीड जनरेशन के लिए सबसे अच्छा मीडियम क्या है? देखिए, लीड जनरेशन के लिए मैं मानता हूँ कि है ना 360 सब। हाँ, बिल्कुल है ना, सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। अगर आपको देखो, जब हम जाते हैं, सब कुछ हो सकता है, आपको भी थोड़ा शौक होगा घूमने का, मुझे तो शौक है। तो जब भी मैं 7-8 बजे कभी निकलता हूँ ड्राइव पे, तो देखता हूँ कि ना आपको होर्डिंग दिख रही है कहीं। वो होर्डिंग आपको दिख तो रही है, लेकिन आप वहाँ से ना ये नहीं कर पा रहे हैं कि मुझे यहाँ से लीड जनरेट करनी है, लेकिन आपको दिख गई। और जब आप है ना मोबाइल पे बैठे तो आप है ना उस ग्रुप को आप सर्च करोगे, उस ग्रुप के थ्रू आपने लीड जनरेट कहाँ से करोगे? वो आप सोशल मीडिया से। तो आपने देखा कहाँ से? होर्डिंग के। तो आपको लीड कहाँ से आई? तो ये 360 है। आप कभी इंटरकनेक्ट। हाँ जी, अब कभी कभी देखो आप है ना न्यूज़पेपर, आप न्यूज़पेपर में है ना बहुत सारी चीज़ें आती हैं, न्यूज़पेपर है ना कभी आप सोशल मीडिया पे डाल दिया, वहाँ से देख लेते हैं। आज आप है ना मतलब देखेंगे तो मोबाइल में आज ज़्यादा एक्टिव है, तो मोबाइल में आपका न्यूज़पेपर आ जाता है, क्योंकि ना आपकी ये सारी है ना इलेक्ट्रॉनिक से थ्रू मिल जाता है। सर, रियल एस्टेट के लिए सुना है दुबई मार्केट आज के टाइम में बहुत बूम कर रही है। दुबई मार्केट को किस तरह से देखते हैं? देखो ना, वहाँ पे ना टैक्स की वजह से थोड़ा सा बहुत ज़्यादा वो है, लेकिन मुझे लगता है कि ना हर जगह की ना आज की डेट में रियल एस्टेट एक ऐसा सेक्टर जहाँ हर जगह ही वो है। और रियल एस्टेट से होता क्या है ना कि आप देखें तो बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। रियल एस्टेट से ना मतलब ऐसे समझ लो कि ना सिर्फ एक रियल एस्टेट नहीं है, उसके साथ साथ ना हर जगह आपकी इंडस्ट्री ने बूम करनी पड़ती है। तो इसलिए रियल एस्टेट का बूम करना, आगे चीज़ें बढ़ानी बहुत ज़रूरी है। बट सर, दुबई की तरफ ही लोग क्यों जा रहे हैं? वो टैक्स की वजह से होता है थोड़ा सा ना, कुछ लोग है ना सोचते हैं कि भाई ये ना चीज़ ऐसा है कि भाई है ना वहाँ टैक्स की जो है ना वो कम पड़ जाता है। यहाँ पे अगर आप देखो तो आपके सर्विस टैक्स, उसके बाद है ना जो GST 5% लग जाता है। तो ये सारी चीज़ें उसमें थोड़ा सा लोग है ना सोचते हैं चलो ठीक है, कुछ है ना वहाँ पे भी करना चाहिए, ये तो कुछ आता है। सर, इंडिया में बहुत अच्छे फ्लैट्स हैं, बहुत अच्छे ब्रांड्स काम कर रहे हैं, लेकिन अगर बात करें स्पेसिफिकली नोएडा, दिल्ली, NCR की,
तो नोएडा, गुड़गांव और दिल्ली, इन तीनों में कितना फर्क देखते हैं मार्केट में? देखो मार्केट में अपना अपना सबकी चाह अलग है। जैसे दिल्ली की मार्केट करो तो हर इंसान चाहता है कि दिल्ली में घर मिल जाए, लेकिन आसान नहीं है कि वहाँ पे लैंड जो बैंक नहीं है ज़्यादा। उसके बाद आता है फिर गुड़गांव। गुड़गांव में क्या है कि आपको कंपनियाँ तो बहुत सारी हैं, क्योंकि है ना हमारी नीड वहाँ पे होती है घर लेने की जहाँ पे हमें जॉब होती है। करेक्ट। तो गुड़गांव में अगर आप देखें बहुत सारी एमएनसीज कंपनी है, एयरपोर्ट पास में है, तो क्या है कहीं ना कहीं थोड़ा सा लोग लगते हैं कि वहाँ पे है ना अपना घर होना चाहिए जी। लेकिन उसके साथ साथ ना इंफ्रा भी देखते हैं। लेकिन इंफ्रा की बात करूँ तो शायद ना गुड़गांव में इतना अच्छा इंफ्रा नहीं है जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपका नोएडा के अंदर है। और मुझे जो लगता है कि आने वाला टाइम जो है नोएडा का एकदम ब्राइट है, क्योंकि आपने सुना ही है कि जेवर एयरपोर्ट बहुत जल्दी चालू होने वाला है। तो उससे क्या है कि हमारा डोमेस्टिक और इंटरनेशनल की फ़्लाइट आपको मिल जाती हैं। उसके बाद अगर आप है ना एक्सप्रेस वे की बात करूँ तो बहुत सारे अगर आप देखें यहाँ पे एमएनसीज भी आ गई हैं। अभी भी बहुत सारी एमएनसीज है ना फ्यूचर में आने वाली हैं। तो नोएडा का फ्यूचर जो है ना जहाँ पे डेवलपिंग होता है तो वहाँ फ्यूचर भी बढ़िया ही होता है। सर जैसे गुड़गांव को देखा जाए, जब एयरपोर्ट वहाँ पे आया था, वहाँ के प्राइस शायद इसी वजह से हाई होंगे ना कि वहाँ एयरपोर्ट है, बड़ी बड़ी एमएनसीज हैं। प्राइस गुड़गांव का हाई क्यों है नोएडा से इतना, जब आप बोल रहे हैं इंफ्रा यहाँ का ज़्यादा अच्छा है? बस सिर्फ यही कह सकते हैं कि ना वहाँ पे जो है ना ज़्यादा कंपनी है, लोगों की डिमांड ज़्यादा है, क्योंकि है ना मतलब जब आपको जॉब है तो घर भी उसके नियर बाई चाहिए होता है। और जैसे ही आपकी ना जैसे कंपनियां यहाँ पे आना स्टार्ट हुई नोएडा में, तो आप देखें तो यहाँ पे डिमांड बढ़ने लगी है। आज जो है ना जो गुड़गांव में डेवलपर काम कर रहे थे वो कहीं ना कहीं आपके यहाँ पे भी आना स्टार्ट हो गए। और नोएडा में मैं बता रहा हूँ कि आने वाले टाइम पे आपको दिल्ली एनसीआर में सबसे ज़्यादा अगर होगा तो कहाँ होगा, वो नोएडा होगा। सर नोएडा मार्केट को आपको क्या लगता है अगले 5 साल में वीवीआईपी ग्रुप के तौर पे अगर देखूं तो अगले 5 साल में आप कहाँ देखते हैं? देखो वीवीआईपी ग्रुप अपने आप में पिछले अगर आप बात करें तो बहुत बढ़िया ना ग्रो कर रहे हैं। हम है ना कस्टमर की अकॉर्डिंग काम करते हैं, कस्टमर को ध्यान में रखते हुए काम करते हैं, कस्टमर को जो चाहिए उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। जो घर है ना बनाते हैं, जिस तरीके लेआउट बनाते हैं, जिस तरीके से हम प्रोजेक्ट डिजाइन करते हैं, वो एक है ना एंड यूजर को जो चाहिए होता है वो उस पर बहुत वर्क करते हैं। तो आज जब घर लेते हैं तो आपका ना एमिनिटीज़ का बहुत ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि ना बच्चों की रिक्वायरमेंट अलग हो जाती है, फैमिली की अलग हो जाती है। और हम जब लाइफ स्टाइल हमारी इतनी टफ है, सुबह से शाम तक ऐसे काम के बारे में सोचते हैं, हमारा एक अलग दिमाग चलता है कि ना हमें घर आना है तो उसके बाद रिलैक्स करना है। तो इसमें ना सारी चीज़ों का आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जब आप घर बना रहे हो तो घर के साथ साथ आप एमिनिटीज़ क्या दे रहे हो। अभी वीवीआईपी एड्रेसेस में जो हमने दिए है वो अभी आपको बता दूं, दिल्ली एनसीआर में अभी भी किसी ने बॉक्स क्रिएट नहीं दिया अपनी सोसाइटी के अंदर। वो हम फर्स्ट टाइम है ना लेके आए 5 एकड़ की सोसाइटी में बॉक्स क्रिकेट, जिसके लिए जगह ज़्यादा चाहिए होती है, एरिया ज़्यादा चाहिए होता है, वो हमने दिया है, जहाँ पे बच्चे इत्मीनान से क्रिकेट खेल सकते हैं। अगर उसमें ना कोई और भी गेम खेलने हैं वो भी खेल सकते हैं, साथ में अगर आपको कोई ना ऐसी कोई गेट टुगेदर करनी है तो वो भी कर सकते हैं। तो एक बॉक्स क्रिकेट के साथ साथ हमने उसमें ना स्विमिंग पूल बहुत बढ़िया दिए हैं। स्विमिंग पूल 4 स्विमिंग पूल दिए हैं। सबसे पहले आता है जो एडल्ट पूल दिया है, वहाँ से ना पानी गिरता हुआ आपका ना फैमिली पूल में आता है। उसके बाद ना किड्स पूल में जाता है। देन उसके बाद ना हमने एक है ना इंडोर पूल भी दिया है, जहाँ पे आप देखें तो वो हमारा टेम्परेचर कंट्रोल रहेगा, जो आप ऑल वेदर आप उसे यूज़ कर सकते हैं, मतलब 12 महीने आप है ना स्विमिंग पूल को यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ है ना, अगर आपको स्विमिंग पूल में जाना है तो सिर्फ आप 3 महीने के लिए नहीं जा सकते, आप 12 महीने जा सकते हैं, क्योंकि सर्दियों में तो बंद ही हो जाता है। तो ये आपने करना बहुत बढ़िया वहाँ पे हमने चीज़ दी है। उसके बाद अगर बात करें तो हमने जैसे ना इसमें क्लब बहुत बढ़िया दिया है। क्लब भी लगभग हमने 45,000 स्क्वायर फीट में दिया है और इससे प्लस ही होगा। इसमें भी हम बात करें हमारे इंडोर गेम स्टार्ट हो जाते हैं, जहाँ बैडमिंटन है, जहाँ पिकल बॉल है। उसके बाद आप बात करें तो हमने ग्राउंड फ्लोर पे बच्चों के लिए बहुत सारे ना गेम्स दिए हैं, जहाँ पे ना जैसे बच्चों को आज की डेट में बिलियर्ड्स पसंद है, पूल टेबल पसंद है, टेबल टेनिस हो गया, फुटबॉल टेबल हो गया, एयर हॉकी हो गया, कैरम हो गया, चेयर्स हो गया, ये सारे जो आपको कहाँ मिलेंगे वीवीआईपी एड्रेस में ग्राउंड फ्लोर पे जो हमारा क्लब है। अच्छा। उसके बाद फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं तो आपको जिम मिलेगा। आजकल लोग जिम के बड़े शौकीन हैं, मुझे लगता है रहना भी चाहिए। और आपके माध्यम से मैं ये भी बताना चाहूँगा, सबको फिट रहना चाहिए। काम के साथ साथ है ना फिट जरूरी है, फिट जरूर है। अगर फिट रहेंगे तो आप काम पे काम कर सकते हैं। बिल्कुल। तो इसमें क्या है, जिम हमने फर्स्ट फ्लोर पे देने के साथ साथ जो इंडोर पूल है वो सामने है। सेकंड फ्लोर पे जाते हैं तो आपको ना बैंकेट हॉल मिलता है, जहाँ अगर मान लो कोई बर्थडे पार्टी हो गई या फिर ना घर में बहुत सारे ऐसे ना फंक्शन होते हैं जो साल में लगभग है ना घर में 1-2 होते ही होते हैं। हाँ, करेक्ट। तो वो आपने बैंकेट हॉल में कर सकते हैं। बैंकेट हॉल की हम ना छत भी यूज कर रहे हैं, जहाँ ओपन पार्टी भी कर सकते हैं। जो क्लब की है तो लगभग 200-250 लोगों की गेट टुगेदर अपने क्लब के अंदर कर सकते हैं। तो ये एमिनिटीज आपको यहाँ मिल गई। एक हमने इसमें नेचुरल ट्रेल दी है। नेचुरल ट्रेल का मतलब है जब आप है ना मतलब गूगल करते हैं कि मुझे ना ऐसी जगह चाहिए
कि रिजॉर्ट वाली फीलिंग आए, या मुझे थोड़ी सी ना मतलब डेली ऐसी चीज जो हो ना कि आपकी आपकी इन्वायरमेंट से जुड़ी हो, जहाँ हमने ना वाटर बॉडी दी है, साथ में बोट दी है, उसके बाद अगर आप देखें तो वहाँ पे हमने रेस्टोरेंट ना कैफे दिया है, अच्छा। उसके बाद ना कवाना दिया है जहाँ पे ना आप सिटिंग कर सकते हैं, कुछ है ना झूले वगैरह दिए हैं, और डेली डिस्कशन के लिए बहुत सारे हमने पार्क दिए वहाँ पे। तो ये पार्क आपके उसी के पास आसपास है, लगभग ये भी हमने दिया 1635 स्क्वायर मीटर में, जो कि लगभग है ना हाफ एकड़ के आसपास आता है। तो ये भी आपका जो है जैसे बॉक्स क्रिएट हो गया, उससे बड़ा एरिया आपको नेचुरल ट्रेल दिया है, जहाँ पे आपको लगातार आपको दिखेगी चिड़िया भी चल रही है, मतलब उसमें आवाज़ आपकी एकदम ऐसी आ रही है कि एकदम जैसे आप किसी फॉरेस्ट में आ गए हैं। बस गोवा के कपड़े पहन के बैठना है। वो आपको स्विमिंग पूल में मिलेगा, लेकिन ये वाला तो ऐसा है जैसे आप पहाड़ों पे जैसे आप देखते हैं कि नेचुरल वो है, वो आपको फील यहाँ पे मिलेगी। तो सर कहीं बाहर जाने की तो जरूरत ही नहीं है। कोशिश हमने यही करी है कि ना कस्टमर जो आए और अपनी फैमिली को पूरा टाइम दे। बट कुछ लोग होते हैं कि हस्बैंड वाइफ है ना, चलो लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाए, वो एक अलग चीज़ है। बट हमने पूरी कोशिश करी है कि ना जब आप अपने जॉब से आएँ, अपने बिजनेस से वापस आएँ, तो आपको घर पे सारी चीज़ें मिलें, क्योंकि आपको रेस्टोरेंट आ गया, आपको जब भी जरूरत है तो आपको रेस्टोरेंट में भी जा सकते हैं। राइट। इस तरीके से सारी चीज़ें इसमें दी है। सर ट्रस्ट एक सेल्स पर्सन के लिए एक कस्टमर को बिल्ड करने का कितना ज़रूरी होता है? देखिए सोनाली, इसमें होता क्या है कि मैं सबसे पहले तो है ना गवर्नमेंट को थैंक यू करना चाहूँगा, जिन्होंने एक रेरा की बॉडी लेके आए। हम सब लोग जानते हैं कि रेरा आने से कस्टमर के लिए, एज ए सेल्स पर्सन के लिए, एज ए डेवलपर के लिए बहुत ही फ़ायदा हुआ है। पहले मैं जब किसी कस्टमर के साथ बैठता था तो मुझे नहीं पता था कि मैं कस्टमर को जो पोजीशन का टाइम है वो कब बोलूँ। मैं तब ये बोलता था, अच्छा दूसरा वाला जो दे रहा है वो 2 साल में दे रहा है, तो मुझे कहीं ना कहीं बोलना पड़ता था कि मैं 1.5 साल में दे दूंगा, लेकिन वो गलत था। आज मुझे पता है कि रेरा ने ऐसी चीज़ दे दी कि हमारा रेरा का टाइम ये है, तो मुझे रेरा से पहले ना करना है। जैसे मैंने अभी आपको वीवीआईपी नमा का बताया, जिसमें वीवीआईपी नमा में मेरा 5 साल का रेरा है, लेकिन मैं 2 साल के अंडर मैं उसको पोजीशन देने जा रहा हूँ। ये मेरा काम है, क्योंकि वीवीआईपी ने काम किया है, तब जाके हम उसको जल्दी दे रहे हैं। राइट। अगर आपको कोई चीज़ जल्दी मिल जाए तो मुझे लगता है कस्टमर का ट्रस्ट अपने आप बिल्ट होता है। करेक्ट। सर एक ब्रांड की ऑफलाइन इमेज और ऑनलाइन इमेज दोनों मेंटेन करके रखनी पड़ती है। 100%, क्योंकि ना आपको देना ये चीज़ ना, मैंने आपको बताया है कि ना ऑफलाइन में भी आपको ना चीज़ उतना ही एक्टिव रहना पड़ेगा, कि मैंने हर चीज़ जो है ना वर्ड ऑफ माउथ चलती है। तो आपको ना ये चीज़ जरूर बतानी पड़ेगी कि ना जो चीज़ आप किसी को बता रहे हो वो चीज़ आपको पूरी करनी पड़ेगी। अगर वो पूरी आपकी होती है तो आपकी मार्केट इमेज अपने आप ही ऑटोमेटिक बढ़िया होती चली जाती है। और आज ये चीज़ रेरा ने कर दी है। अगर आप हमारे प्रोजेक्ट आप देखोगे, जो हमने वीवीआईपी नमा हो या वीवीआईपी एड्रेस है, जो चीज़ हम दिखाते हैं वो चीज़ हम देते हैं। हालांकि हमारे सीएमडी साहब या कहते हैं कि कुछ चीज़ें तो ऐसी चीज़ें हैं जो हम बाद में भी कस्टमर को देते हैं। तो इससे क्या होता है, आपको वो मार्केट है ना अपनी चीज़ है ना खुद बनाती है। जब कस्टमर को लगता है कि ये तो मुझे बोला नहीं था, आज मुझे ये मिल गया, तो उससे ना आपके जो है ना बिल्ड और ज़्यादा आपकी मार्केट है ना बिल्ड होती है। क्योंकि ज्यादातर तो होता है जो बोला है वो ही नहीं दे पाते, हम देते हैं, उससे ज्यादा ही देते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ, कभी आपने देखना चाहो वीवीआईपी नमा, बार बार मैं आपको वीवीआईपी नमा का एग्जांपल दे रहा हूँ, क्योंकि वो पोजीशन पे हो चुका है, अभी होने वाला है, मतलब वो वहां तक आ गई स्टेज की हम वो चीज़ दिखा सकते हैं। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, हमने 2x2 की टाइल है ना लिख के दी थी, जो हमारे ब्रोशर में लिखी, लेकिन आज भाई 4x6 की टाइल लगा के दे रहे हैं। अच्छा। और कस्टमर वो चीज़ पसंद भी आ रही है, और वो टाइल ऐसी टाइल है जो आज ना शायद नोएडा वगैरह में लोग है ना नहीं दे पा रहे हैं। सर ये जो पूरा कॉन्सेप्ट होता है ये तैयार कैसे होता है, किस किस की राय मशवरा होता है, कौन कौन बैठता है, कैसे कैसे प्लानिंग होती है और कैसे पूरा पास होता है, थोड़ा समझाएंगे? देखो ना, ये जो सब टाइमलाइन होती है वो ये होती है कि अगर आप देखें, सब अपने अपने फील्ड के, डॉक्टर अपने फील्ड के मास्टर होते हैं, है ना, आर्किटेक्ट अपने फील्ड के होते हैं, और इंजीनियर अपने होते हैं, और हम सेल्स वाले हैं तो अपने फील्ड के होते हैं। तो मुझे जो लगता है कि हर फील्ड के लोगों की ज़रूरत होती है जो फील्ड से जुड़ा हुआ है। तो इसमें मैं सबसे पहले अपने आर्किटेक्ट को धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो वो कहते हैं, और उसके बाद मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे सीएमडी साहब जो ऑलरेडी बाई प्रोफेशन इंजीनियर हैं। तो वो है ना घर बनवाते हैं उस तरीके से जो कस्टमर को चाहिए। तो जब ये दोनों चीज़ें साथ चलती हैं तो उसी तरीके से घर भी अच्छे बन रहे हैं। उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ना हमारा भी कंट्रीब्यूशन आ जाता है। हालांकि मेरा तो मार्केट के अकॉर्डिंग आता है कि मार्केट में कस्टमर की डिमांड क्या है, तो मैं वो भी अपनी बात रखता हूँ कि है ना आज सबका फीडबैक, तो उसके बाद ये चीज़ आती है। तो मैं प्लानिंग, अगर मैं दोनों प्रोजेक्ट की बात करूँ, वीवीआईपी नमा है, वीवीआईपी एड्रेसेस, डे 1 से जब से ना आपको उसकी लैंड हमने ली है तब से ना उससे हम स्टार्ट हैं। आसपास क्या चल रहा है, आसपास है ना क्या लोग दे रहे हैं,
वो सब मैटर करता है जो आपके ना कस्टमर की वैल्यू वहाँ पे आती है कि भाई कस्टमर को चाहिए क्या। राइट सर, जैसे पूरे प्रोजेक्ट की बात करूँ, नमा एड्रेसेस, ये आजकल के जो बायर्स हैं ना वो मिलेनियल्स भी हैं, वो भी खरीद रहे हैं। जेनजी तो नहीं होंगे बट मिलेनियल्स तो खरीद रहे हैं। आपके सेल्स पिच में उनके लिए कुछ डिफरेंस आता है? जैसे मिड 50s वाले हैं जो उनकी जो डिमांड होती है घर को लेकर, और मिलेनियल्स की जो डिमांड है घर को लेकर, दोनों में फ़र्क होता है? देखो ये ना हमें चीज़ें चलानी पड़ती है। देखो ना फैमिली के साथ ही है ना घर बनता है। आज जो घर दे रहे हैं वो हम पूरे कंप्लीट घर दे रहे हैं। हम जैसे लास्ट टाइम आपने पूछा था कि ना अफोर्डेबल, वो तो आपके ना सिर्फ सिंगल जो होते हैं हस्बैंड जस्ट अभी मैरिज हुई है और उसके बाद अभी हम जो घर बना रहे हैं वो पूरी फैमिली के हिसाब से बना रहे हैं। जहाँ आपके बच्चे के लिए अलग सोचते हैं, जहाँ अपने पेरेंट्स के लिए अलग सोचते हैं, जहाँ अपने अपने कपल जो भी हैं उनके बारे में सोचते हैं। तो आप चाहे वीवीआईपी एड्रेस देख लो, चाहे आप है ना वीवीआईपी नमा देख लो, दोनों ही हमने ना दोनों मतलब पूरी कैटेगरी को ध्यान दिया हुआ है, पेरेंट्स के लिए भी और अपने खुद फैमिली के लिए भी। सर नमा और एड्रेसेस, इन लोगों इसकी मार्केटिंग जो आपने करी, ब्रांडिंग करी, उसके पीछे की क्या स्ट्रैटेजी थी? दोनों को अलग भी दिखाना है और दोनों को पॉपुलर भी करना है मार्केट में। देखो सबसे पहले तो प्रोजेक्ट की ही ब्रांडिंग होती है। जैसे आप प्रोजेक्ट को देखें, जैसे हमने वीवीआईपी नमा की हमने करी थी, तो हमारा सबसे बड़ा एलिवेशन जो था वो आपका राजस्थानी थीम पे हमने बनाया था। अच्छा। और वो हम स्टार्टिंग से लेके आज तक हम उसी को पकड़ के चल रहे हैं। वही आज हमारा स्ट्रक्चर, अगर आप दोनों तरफ आप सामने रखेंगे ना, इधर हमारा आर्टिस्टिक व्यू और इधर हमारा एक्चुअल, तो आप ये नहीं कहेंगे जो हमने बनाया है और जो दिखाया है वो कुछ डिफरेंट है। तो ये चीज़ें ना बहुत मैटर करती है कि जो चीज़ आप स्टार्टिंग से लेके चल रहे हैं वही आपकी है ना लास्ट तक चलनी चाहिए, वही आपको मिलनी चाहिए। सर कभी ऐसा हुआ है, करियर की पूरी बात करूं, कोई मार्केटिंग स्ट्रैटेजी हो या कोई सेल्स पिच हो वो फेल हुई हो? देखो ना जब काम करते हैं कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं, बट ये कि वो मैं ये कहूँगा कि ना किसी की वजह से भी हो सकता है वो मार्केट ने एक्सेप्ट ना करी हो। कभी कभी ऐसी चीज़ आ जाती है कि है ना हम तो अच्छे के लिए करते हैं, बट है ना वो चीज़ हो सकता है कि वो चीज़ ना आ जाए। जैसे कभी है ना मैं बात करूँ, पहले सबमेंशन स्कीम आई थी, मैं सबमेंशन स्कीम के खिलाफ था। क्योंकि सबमेंशन स्कीम में बेसिकली होता क्या था कि आपको कुछ नहीं पैसे देने हैं, सिर्फ बैंक को जो पैसे देना वो बिल्डर को देने होते थे। मुझे सबमेंशन स्कीम कभी पसंद नहीं थी जो लोग चलाते थे। तो सबमेंशन स्कीम में बेसिकली क्या, कस्टमर का जब तक है ना कोई चीज़ नहीं जाती है तो उसका इंटरेस्ट नहीं आता है। क्योंकि जब आपका ना इंटरेस्ट तब आता है जब आपके पैसे खुद के लग रहे हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद सबमेंशन स्कीम है ना मार्केट में रियल एस्टेट को कहीं ना कहीं थोड़ा सा खराब किया था। सर जैसे आपने बोला फेलियर लाइफ का पार्ट होता है, कहीं ना कहीं लर्निंग भी लाइफ का प्रोसेस ही, हम रोज कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। इतने साल के करियर में अलग अलग ब्रांड्स के साथ काम किया, बैंकिंग में अलग अलग चीज़ों में आपने काम किया, क्या सीखने को मिला सबसे, या पर्टिकुलर जैसे वीवीआईपी से बताना चाहें, समृद्धि से बताना चाहें, सिक्का से, कोई एक ऐसी चीज़ जो वहाँ से आप सीख के आगे बढ़े कि ये तो मुझे हमेशा ये याद रहेगा? सोनाली देखो ना, सीखने के लिए तो हर दिन एक नया होता है और डेली सीखते ही हैं। और हर जगह की है ना अलग अलग चीज़ें होती हैं, हर जगह सिखाते हैं। तो मैं ये पर्टिकुलर करूँ, मैं वहाँ से कुछ सीख के आया तो मैंने आपको ना बैंकिंग का अपना बता दिया, डेवलपर का अलग बता दिया। तो मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि है ना आप काम को ध्यान दीजिए, काम अच्छा करिए और वही है ना अपने मैनेजमेंट से बात करिए, जो कस्टमर को अच्छा लगता है उसको आप दिखाइए, वही चीज़ आपकी है ना सक्सेस के लिए सबसे बड़ी स्टोरी होती है। ठीक है सर, एक छोटा सा रैपिड फायर है, एक गेम खेलूंगी मैं। एक शब्द में आपको आंसर देना है, लंबा नहीं और ज़्यादा सोच नहीं सकते आप, ठीक है? जब आप एक प्रॉपर्टी में एंटर करते हैं, पहली चीज़ आप क्या नोटिस करते हैं? सबसे बड़े लॉबी, ठीक है। एक डील को क्लोज करने के लिए एक सबसे अच्छी लाइन क्या बोलते हैं आप? वाइफ को खुश कर दो। एक वर्ड जो आपकी सेल्स स्टाइल को दिखाता है? आपकी पर्सनालिटी। बैंकिंग या रियल एस्टेट, क्या ज़्यादा चैलेंजिंग है? चैलेंजिंग है ना आप कस्टमर को हैंडल कैसे कर रहे हो। दोनों में ही जी। रियल एस्टेट के बारे में कोई ऐसा मिथ आपको लगता है कि लोगों को कुछ गलत लगता है रियल एस्टेट के बारे में? नहीं, रियल एस्टेट तो ऐसा है कि हर किसी का सपना होता है कि मुझे घर मिले। आपको नहीं चाहिए, घर चाहिए। इस सेक्टर के बारे में, इस सेक्टर को बता रहा हूँ। अगर रियल एस्टेट के बारे में अगर किसी को गलत लगता है, जिसको घर से प्यार नहीं है उसको गलत लगता होगा। मुझे लगता है इस इंडस्ट्री में क्या पूरे वर्ल्ड में रियल एस्टेट से सबको प्यार है। क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लोकेशन या नेगोशिएशन? मुझे लगता है जब आपकी लोकेशन आपके अकॉर्डिंग है तो नेगोशिएशन नहीं करनी चाहिए। अगर आप रियल एस्टेट में नहीं होते तो कहाँ होते? अच्छी जगह ही होते हैं। अच्छा आंसर है, अच्छी जगह ही होते। थैंक यू सो मच सर आने के लिए, और बहुत
ज़्यादा अच्छी आपने बातें करी है, काफ़ी कुछ सीखने को मिला है, सेल्स, मार्केटिंग, सारे ग्रुप्स के बारे में और नमहा एड्रेसेस, बहुत कुछ मैंने सीखा और ज़रूर आऊँगी मैं। थैंक यू। आप आइए और देखिए और आप भी एक्सपीरियंस लीजिए, और मैं कहूँगा कि अपने पेरेंट्स के साथ आइए जी तो आपको डिसीजन लेने में बहुत बढ़िया लगेगा जी। और आप उसको लेके जाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, थैंक थैंक यू। यू सो मच।